स्क्रीनशॉट खींच खींच के भेज देना। वही इसको शुरू करते हैं। देखो 12th के प्रोबेबिलिटी में ना दो दो पोर्शन है। दो पोर्शन है इसमें। एक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। क्लासिकल में पीएनसी का बेसिकली हेवी यूज है। हेवी। इसके लिए प्रोबेबिलिटी नहीं भी जानने से प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या आना चाहिए? लॉजिक प्लस काउंटिंग। ठीक है ना। लॉजिक प्लस काउंटिंग का नाम क्या होता है? परमिटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली। ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी की कोई थ्योरम कुछ थ्योरी नहीं लगती है ना। एक जनरल नॉलेज बस चाहिए, उससे ये क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन इजी है, इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का कोई नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा है मतलब थ्योरम वाला हिस्सा इस चैप्टर का। थ्योरम वाले हिस्से में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होता है करके, जैसे कि मान लो तीन अलग अलग रास्ते हैं एक बंदे के जाने के। ठीक है। तीन अलग अलग रास्ते हैं, ए बी सी रास्ते से वो कहीं पहुंच सकता है डेस्टिनेशन तक। ए से जाने से ए से जाने से मान लो 80% चांस है कि वो लेट हो जाएगा। बी से जाने से 60% चांस है कि वो लेट हो जाएगा। सी से जाने से 20% चांस है कि वो लेट हो जाएगा। ठीक है। ए रास्ते को चुनने का ही चांस 20% है। समझ रहे हो? एक तो ए से गया तो 80% लेट होगा, फिक्स है। बट ए रास्ते को वो चुनेगा वो बंदा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 20% है। इस बात की प्रोबेबिलिटी 60% है। और चुनेगा तो कोई ना कोई एक रास्ते को है ही ना, तो इसका भी 20% है मान लेते हैं। है ना, ताकि ये 100% बने। ठीक है। इनका 100 बनना जरूरी नहीं है, अगर तुम दिमाग लगा रहे हो तो। चुनेगा तो किसी न किसी रास्ते को, इसलिए इनका 100 बनना जरूरी है। बट ए से गया तो 80% चांस है लेट हो जाएगा, बी से गया तो 60% चांस है लेट हो जाएगा, सी से गया तो भी चांस है 20% लेट हो जाएगा। ठीक है। तो वो जब वो पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे तो लेट पहुंच रहा है, इस बात के चांसेस कितने हैं। एक्यूरेटली तो कोई नहीं बता सकता इस चैप्टर में। इस चैप्टर में पता क्या करते हैं, कोई चीज के होने के चांस कितनी है। ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वगैरह में पढ़ेंगे। फिर बेस थ्योरम आएगा एक। बेसिकली जो बेस थ्योरम है ना, ये दोनों हिस्से जो है ना इस चैप्टर के। फिर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, इसमें रिवर्स लॉजिक देखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट कि अगर वो लेट पहुंच चुका है, ठीक है, तब उसने ए रास्ता चुना था, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कोई चीज गिवन कंडीशन, कोई हैपनिंग, कोई इवेंट का ऑकरेंस हो चुका होगा और उसके बाद वो कौन से रूट से हुआ होगा। उस रूट एग्जैक्टली किस रूट से हुआ होगा तो कोई बता ही नहीं सकता, बट किस रूट से हुआ होगा उसका परसेंट बता सकते हैं कि अच्छा इतने परसेंट चांस है कि ये इस रूट से हुआ होगा। ठीक है। वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहेगा। ऑलरेडी डेस्टिनेशन हैज बीन रीच्ड विथ लेटनेस, लेट के साथ पहुंचा है तो कौन से रास्ते से आया है वो। बेस थ्योरम क्या है? बेस थ्योरम कुछ नहीं है कि अगर अगर कोई एक इवेंट E1 हो जाता है तो उसके बाद E2 के होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है। अगर कोई इवेंट E1 हो जाता है तब जाकर के E2 के होने के कितने चांस है ये देखना। जैसे कि मान लो इट्स नथिंग, जैसे मान लो तुम्हारे पास चार इक्के हैं, 4 एसेस हैं एक बैग में। ठीक है। दो रेड एसेस हैं, दो ब्लैक एसेस हैं। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि एक रेड एस निकाल लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक रेड एस निकाल लेने की, तो 2/4 बोलोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक रेड एस पहले ही निकल चुका है, दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, एक रेड एस इवेंट निकल चुका है, अब बताओ कि दूसरा रेड एस आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो तक जाके 1/3 हो जाएगी वो। तो उसको एक फॉर्मूला के तरीके से हम लोग देखेंगे। ये जो पोर्शन है इसमें इसको पढ़ने के लिए अगर मुझसे पूछो तो जितने तुम लोग के क्लास में हमारे पास अटेंड करने आते हैं ना, ईच वन ऑफ यू, ठीक है, ये पोर्शन पढ़ने के लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए। ठीक है। ये प्रोसीजरल है, यही सीबीएसई का हिस्सा है समझो। 12th का सीबीएसई यही है।
ये पार्ट। प्रोसीजरल मतलब एक प्रोसीजर फॉलो करना है, आंसर हर बार आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, अब मैथ्स में तो देर का नथिंग जिसमें बिल्कुल ही दिमाग ना लगे, बस हल्का सा दिमाग ओपन रखेंगे ना तो इसके आंसर्स आ जाते हैं। स्कोरिंग पार्ट है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, ऐसा मत बोलना कभी मेरे सामने। ये बोलना कि प्रोबेबिलिटी का ये हिस्सा मेरा वीक है, वो हिस्सा वीक है। कंप्लीट चैप्टर नहीं छोड़ना है। ठीक है, ऑल्दो देयर विल बी रूमर्स एंड टॉकिंग्स की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कभी टच मत करना एग्जाम में। ठीक है, सुना होगा तुमने, कहीं पे सुना है ऐसी बात फोरम वगैरह में, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन टच वच मत करना। जोक्स वगैरह बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेस थ्योरम वगैरह से आएगा तो 100% बनेगा। ठीक है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से आएगा तो काउंटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती उस दिन पे। ठीक है, मतलब हम लोग उस दिन पे सही सोचें इस बात के ना चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब गलतियां हो सकती हैं यार, कुछ केसेस नहीं गिन पाए। मैं तो हमेशा ऐसे देखता था कि कम से कम इतने चांसेस तो होंगे ही, है ना। पहले बात तो करेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करो भाई, कि तुमने जितने भी मॉडल क्वेश्चन पढ़े हैं सब तो रटा हुआ होगा ही, और नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो अगर उतने से उस मॉडल क्वेश्चन में से कोई मॉडल क्वेश्चन आ गया उसके आसपास का, तब तो बना दिया, वरना ये काउंट करो कि कम से कम इतना आंसर तो होना चाहिए। इतने केसेस तो डेफिनेटली हैं। ठीक है, मेरे क्वेश्चन ऐसे करके बन जाते थे कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ। ऑफ कोर्स द चैप्टर इज जस्ट बिगनिंग, तो प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी बातें रहेंगी। ट्राई करना इस चैप्टर में इस बात की फील लो, थोड़ा सा फील लेना जरूरी है इस चैप्टर में। बहुत मैथमेटिकल नहीं जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिकल चैप्टर ही नहीं है, कुछ मैथमेटिक्स नहीं है शुरुआत में तो खास करके। ठीक है, सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी में देखो कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का अगर तुम्हें फील लेना है ना कि क्या मतलब है, तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल सोचना, है ना। लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल सोचना, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होता है, तो क्या आंसर देते हो, 1/2 देते 0.5। हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हेड आने का 50% चांस था, बट देखते हैं कि हेड और टेल कैसे कैसे आ रहे हैं करके। मान लो एक कॉइन को टॉस किए और हेड आ गया, तो कोई बंदा बोलेगा सर 50% चांस है, कैसे बोल दिए, ये तो देखो हेड ही आ गया, 100% हेड आया है ये। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट नहीं समझा पा रहे हैं उस बंदे को, क्योंकि अभी नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत कम है, तो वो बंदा समझ नहीं पाएगा। फिर एक बार और टॉस किए, ठीक है ना, एक बार और टॉस किए, वैसे तो तुम क्या बोलते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो भी 1/2 है बोलते हो। एक बार और टॉस किए, फिर से फिर से अब मान लो फिर से हेड आ गया, तो बंदा बोलेगा सर आप तो झूठ बोल रहे हो, 50% चांस तो है नहीं, 100% चांस इसी का है। ठीक है, अभी भी इसलिए क्योंकि वो ट्रायल्स नंबर इनफ नहीं है। फिर एक बार टॉस किए, फिर एक बार हेड आ गया, फिर एक बार टॉस किए, फिर जाकर एक बार टेल आ गया। समझ रहे हो, तो ये जो डेटा है ना ये मिसलीडिंग है अभी। इस डेटा के हिसाब से एक्ट नहीं कर सकते तुम। समझ रहे हो, कम नंबर ऑफ डेटा सैंपल पॉइंट से कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। इतने से नहीं बोल सकते कि टेल जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है करके, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। अब लार्ज मतलब साइंस में जानते ही हो, लार्ज इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नंबर डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। फिर हेड किया तो फिर इसमें आ गया, अब तो 1/6 1/5 प्रोबेबिलिटी है इसके हिसाब से देखने से। बट ये सब गलत बातें हैं, क्योंकि तुम अगर 1 करोड़ बार करोगे ना तो रफली 50-50 लाख बार हो रहा होगा। समझ रहे हो सकता है एक में 49 लाख बार हो गया हो, एक में 50 लाख बार हो गया हो, है ना। ये कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट पोर्शन यही है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसको 1000 करोड़ बार कर लोगे ना, इतने करोड़ बार, ठीक है, तब जाकर के 49 पॉइंट उतना, और वो जाकर के भी 50 पॉइंट इतना। समझ रहे हो, तो व्हेन इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हैज बीन टेकन, तब हाफ और हाफ एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी, तब जाकर
तब जाकर के वेरीफाई हो जाएगा हाफ एंड हाफ प्रोबेबिलिटी है करके। ठीक है, वरना तुम्हें कैसे पता, बताओ ना, कि कैसे पता तुम्हें कि भाई 1/2 प्रोबेबिलिटी, तुमने एक मैथ्स का एक फॉर्मूला बनाया और तुमने बोल दिया बस कि हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो हो गया क्या उससे हाफ प्रोबेबिलिटी? ऐसे प्रोबेबिलिटी के पढ़ने वाले नहीं करते, वो लोग कंप्लीटली उसके ऊपर में कंप्यूटर में रिसर्च करते हैं, कोई इवेंट बनाते हैं और कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में छोड़ देते हैं उसके नंबर ऑफ इवेंट्स को होने के लिए। तुम्हें मालूम है इस बात को? वो वेरीफाई करते हैं कि वाकई में भाई हेड एंड टेल टॉस करेंगे तो भाई 1/2 आएगा कि नहीं प्रोबेबिलिटी लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद में। ठीक है, अब ये तो काफी वेरीफाइड हो गया ये वाला पार्ट, लेकिन कुछ और पार्ट में वो लोग ऐसे वेरीफाई एक्चुअली करते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, क्या थ्योरम होता है वो डोर वाला प्रॉब्लम नहीं होता है क्या, एक कुछ बोलते हैं जिसमें एक क्विज खिलाने वाला होता है, 3 डोर सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, सुने हो ये मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम? मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, देखो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम क्या होता है, सुनो। 3 डोर हैं और एक होस्ट है, गेम शो का होस्ट है। इन 3 डोर में से 2 के पीछे बकरी है, गोट, और एक के पीछे फरारी है, और इस गेम को खेलने तुम आए हो। ठीक है, तुम खेलने आए हो, 2 गेट के पीछे बकरी है, एक के पीछे फरारी है। ऑफ कोर्स ये जो होस्ट है ना, ये जानता है किसके पीछे फरारी किसके पीछे बकरी है, और ऑफ कोर्स तुम्हें बकरी नहीं जीतनी है, ठीक है, तुम्हें फरारी जीतना है। तो ये होस्ट जो है ना, ये तुमसे पूछता है कि कौन सा डोर, कौन सा डोर से, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी का, इसको ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकाल करके नहीं बता पाए थे, इसको सुपर कंप्यूटर में ट्रेस करके देखा गया था कि जो प्रपोजिशन एक मैथमेटिशियन दे रहा है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्यों इसका लॉजिकल आंसर जो हम दे रहे हैं वो आंसर करेक्ट है, तब जाकर के वेरीफाई हुआ था। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू निकाल रहे हैं। हमारे चैप्टर के लिए सिंपल ही होगा क्योंकि हम लोग स्टैब्लिश प्रॉब्लम्स को ही पढ़ेंगे, हम लोग कोई नए प्रॉब्लम को विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, अब तुमसे पूछा गया कि यार तुम कौन सा डोर सेलेक्ट करते हो, तो मान लो तुमने ए को उठाया, you don't know what is behind A. He knows what is behind A. He also know what is behind B and what is behind C. जब तुम A को सेलेक्ट करते हो तो ये जो होता है ना, ये बंदा, ये वन ऑफ द डोर को खोल करके दिखा देता है खुद से कि देखो इसके पीछे तो बकरी है। समझ रहे हो? ये वैसे वाले को खोल देता है जिनमें के एक के पीछे बकरी है। अब ये तुमसे पूछता है कि क्या तुम अपना आंसर स्विच करोगे, मतलब इसको खोले हो तो क्या इसको लोगे या फिर इसी के साथ कंटिन्यू करोगे? तो तुम्हें क्या करना चाहिए, वॉट शुड यू डू? शुड वी कंटिन्यू चूजिंग ए और शुड वी स्विच? तो तुम्हें ए या बी में आंसर देना है, कंटिन्यू करना चाहिए, स्विच करना चाहिए। बताओ भाई। कुछ लोग तो सोच रहे हैं सर कार वार मिले मत मिले इंडिया के रोड में तो चलेगा नहीं वैसे भी, है ना, बकरी ले लेते हैं करके। क्या लगता है अल्फिया? फिर से क्वेश्चन बोलूं? 3 दरवाजे थे, गेम होस्टों ने पूछा कि कोई एक दरवाजा चुनो, तुम फरारी जीतना चाहते थे, कोई एक के पीछे फरारी है, 2 के पीछे बकरी है, तुमने सेलेक्ट किया, तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या है, ठीक है, बट होस्ट को तो ये पता है ना कि किस में बकरियां हैं, तो वो वन ऑफ द गेट्स को खोल देता है। ऑफ कोर्स तुम्हारा वाला गेट नहीं खोलेगा, वो रिमेनिंग 2 में से वन ऑफ द गेट खोल देता है जिसके पीछे बकरी थी। ठीक है, और वो तुमसे पूछता है कि शुड यू, डू यू वांट टू स्विच और डोंट यू डू नॉट वांट टू स्विच। ठीक है, तो ये क्लासिकल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का जो इस चैप्टर में हम लोग आंसर करेंगे, है ना? क्यों हर्षिता, क्या लगता है तुम्हें, एक बार गेस करो।
हर्षिता बोल रही है, मेरे को नहीं जाना ऐसे गेम में करके। ठीक है, तो टू जिन्होंने भी आंसर दिया है, टू एवरीवन सरप्राइज, हम लोग को स्विच करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्विच, एंड दिस थिंग विल बी प्रूव्ड बाय मी मैथमेटिकली। नथिंग कैन बी सेड। हर्षिता प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा है, नथिंग कैन बी सेड तो पूरे चैप्टर में है, समझ रही हो? अगर मैं बोलूं कि कॉइन को टॉस करें और हेड आएगा कि टेल, तो तुम ये मत बोल देना सर नथिंग कैन बी सेड। ठीक है। उसी का ही चैप्टर है, उसी की प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो वी शुड ऑलवेज स्विच। ठीक है, स्टिक टू योर वर्ड्स। उसूलों का इंसान नहीं बनना है सार्थक। ठीक है, यू वांट टू गेट द फरारी। ठीक है, उसूलों का इंसान नहीं बनना है इस चैप्टर में, जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी तरफ जाना है। यू शुड ऑलवेज स्विच, यू शुड ऑलवेज स्विच, यू शुड ऑलवेज स्विच। ठीक है, अब ये तुम्हें इतना इंट्यूटिव नहीं लगा, ये किसी को इतना इंट्यूटिव नहीं लगा। जब ये प्रॉब्लम आया था लगभग 10-50 साल तक किसी को इंट्यूटिव नहीं लगा, सॉल्यूशन भी इंट्यूटिव नहीं लगा। अभी तुम मेरे को आर्ग्यू भी कर दोगे, ठीक है, बट मैथमेटिकली सुपर कंप्यूटर से किया गया तो पता चला कि हाँ सही बात है, जो स्विचिंग है वही ज्यादा सही बेटर तरीका है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें एक जेनरिक जेनरिक सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका। जेनरिक मतलब ऐसी लोकल। ठीक है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज नॉट आईआईटी जेई का एवरीथिंग, है ना। तुम चाहो तो वी सॉस का वीडियो देख सकते हो, सबसे बेस्ट तरीके से उसने इसको समझाया है, और भी बहुत सारे बंदों ने समझाया है, अलग अलग तरीके से समझाया, लिटरली अलग अलग एक्सप्लेनेशन हैं और बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इन एनी केस जब मैं तुमसे पूछूं कि जब इसने बकरी वाला गेट नहीं खोला था तो तुम्हारी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने जब तुम्हें नहीं पता था बकरी वकरी वाली बात, तो कितनी प्रोबेबिलिटी इसमें फरारी निकली, तो 1/3 बोलोगे। ठीक है, अब चलो, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको तो खोल दिया उसने, अब ये हट गया। ठीक है, अब इससे हाथ हटा लो। अब मैं बोलूं कि अब जो नया डिसीजन ले रहे हो तुम, ठीक है, नया डिसीजन जो ले रहे हो उसमें कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि 1/2 है, 1/2 है, तो इसको हटाने के बाद ना, इस पे जब जाओगे तब वो 1/2 वाली बात एप्लीकेबल रहेगी। क्योंकि जब तुमने इसको चूज किया हुआ था तब तुमने क्या आंसर दिया था, इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। ठीक है, अब कोई बंदा ऐसे बोलेगा सर जैसे इसको टच किया वैसे ही वापस आकर के तुरंत इसको भी टच कर लेते हैं, तो फिर से इसमें 1/2 हो गई है। ठीक है, तो जितना बेटा तुम सरल समझ रहे हो ना, उतना सरल है नहीं। नहीं तो 10-50 साल तक देश, पूरे वर्ल्ड के मैथमेटिशियंस इसके पीछे नहीं पड़े रहते। ठीक है, लॉजिक परफेक्ट है, स्विच करना चाहिए। अगर तुम्हें पता भी नहीं है तब भी कम से कम इतना याद रखो, स्विच करना है। गेम कभी तुम्हारे सामने जिंदगी में आए तो स्विच करना, ज्यादा चांसेस रहेंगे कि तुम जीतोगे। अब कोई बंदा ए को रखे रखे ही जीत गया तो अब ये नहीं बोलेगा वो कि देखो मैंने स्टैंड लिया, मैंने अपने तरीके से जीत गया। अरे प्रोबेबिलिटी थी उसकी भी जीतने की, 1/3। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्टली कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा स्विच करने के बाद में, दैट वी विल सी। वी सॉस में देख सकते हो। चलो, आ जाओ। हम्म, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, टर्म्स बहुत इजी हैं, वो बताता हूँ पहले। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर रैंडम ट्रायल समझ लो, जिसमें कोई भी आउटकम आने का जो चांस है वो पहले से फिक्स तो है कि क्या क्या आ सकता है। जैसे डाइस को थ्रो करोगे तो ये तो फिक्स है कि 1 से 6 तक ही आएगा। ठीक है, लेकिन क्या आएगा ये कंप्लीट रैंडम है, उसमें कोई बायस नहीं है। देखो 1 से 6 तक आएगा ये बात पता है, बट कोई भी आ सकता है रैंडमली, समझ रहे हो? तो हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और सभी रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेंगे इस चैप्टर में। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस वही है, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, अब देखो सैंपल स्पेस में एक बात देखो, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का डेफिनेशन क्या है? लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो जैसे मैंने बोला कि डाइस को जब फेंके तो 1 से लेकर के 6 तक आ सकता है। ठीक है, तो ये एक सैंपल स्पेस तो है ही। मैं इसमें अगर बोलूँ ना ये सैंपल स्पेस वैलिड है क्या, तो ये भी यस वैलिड रहेगा। सैंपल स्पेस में बोलूँ नॉट 1,
कॉमा 1। समझ रहे हो? ये भी एक वैलिड सैंपल स्पेस है। इसमें भी सारे केसेस कवर हुए हैं कि नहीं, ये बताओ। हुए हैं? एक है या तो हो रहा है नहीं सर। है। ठीक है, तो ये भी वैलिड सैंपल स्पेस है, बट जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये वाले सैंपल स्पेस को यूज करेंगे, ये वाले सैंपल स्पेस को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ, ये भी वैलिड है सैंपल स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है सैंपल स्पेस में। ठीक है, ये लो, थोड़ा सा इलाबरेट कर देता हूँ सैंपल स्पेस को नया। इवन नेचुरल नंबर अप टू 6, कॉमा ऑड नेचुरल नंबर अप टू 6। ठीक है, ये सैंपल स्पेस भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 निकालेंगे, 4, है ना, तो तुम आंसर तो 1/6 देना चाहते हो ना, क्योंकि फेवरेबल केस हमारे पास 1 है, टोटल केसेस 6 हैं। तो वैसे सैंपल स्पेस से सोचो जिसमें सारे के सारे आउटकम जो हैं वो प्रेजेंट भी हैं और वो इक्विलाइकली भी हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बंदा बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इसके हिसाब से सोचें करके, तो नॉट 1 वाली कैटेगरी में आ रहा है ये, ऑफ गेटिंग 4 जो है। तो फेवरेबल केस तो एक हो इस सैंपल स्पेस से, लेकिन दो ही हैं इस सैंपल स्पेस में मेंबर्स, तो इस तरीके से गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप तुम समझ रहे हो कि थियोरिटिकली अगर कोई पूछेगा कि इस सैंपल स्पेस में क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि सैंपल स्पेस में सभी जो एलिमेंट है वो इक्वी लाइकली नहीं है। ये सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इस सैंपल स्पेस का एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी 5/6, इक्वी लाइकली तो है ही नहीं ना। तो इक्वी लाइकली इज द कीवर्ड। वैसे सैंपल स्पेस को लो जिसमें सभी लोग एलिमेंट प्रेजेंट भी हो, सभी इक्वी लाइकली भी हो। अब बाल की खाल निकालने के लिए ये मत बोलना सर इसमें तो दोनों इक्वी लाइकली है ना करके। ठीक है, अब तुम समझ रहे हो यार कि हमें ऐसे सैंपल स्पेस चाहिए जिसमें सभी मौजूद भी हो एंड इक्वी लाइकली। ठीक है, इधर बाल की खाल नहीं निकालना है अपन को, कॉमन सेंस यूज करना है, कॉमन सेंस यहाँ पे। ये लो क्या लिखा हुआ है, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, कॉइन में हेड टेल और डाइस थ्रोन, ये लिख लोगे ना, H1 H2 H3 H4, बेसिकली H और 1 H और 2 ऐसे करके 2 × 6 12 एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, राइट सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट, कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड अ सेकेंड कॉइन टॉस्ड, एल्स अ डाइस इज थ्रोन। सोचो इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे खुद से। आई थिंक समझ गए होगे। अगर हेड आया है तो दूसरा कॉइन टॉस किया ना, तो हेड के साथ तो एक हेड आ सकता है, हेड के साथ एक टेल आ सकता है, एल्स अ डाइस इज थ्रोन, मतलब अगर टेल आया है तो 1 2 3 4 5 6। हाँ वो तो उधर अभी उधर की बात नहीं कर रही है, ये ऐसा नहीं बोल रहा कि इसका यूज करो करके। सैंपल स्पेस बनाना और सैंपल स्पेस को यूज करना अलग अलग बात है। ठीक है देवेंद्र, सारे सैंपल पॉइंट्स इसमें इक्विलाइकली नहीं है, सही बोल रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना यार खुद से। ठीक है, इसमें जानते हो
क्या क्या होता है करके। प्राइम नंबर कौन होता है, 2 3 5, है ना। इवन प्राइम कौन होता है, 2। डबलेट कौन होते हैं, 2 2 3 3 1 1 4 4। ठीक है। अब मैं बोल दूं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट और सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 5। ठीक है। ढंग से सुनना क्या बोला हुआ है मैंने, 5 नहीं 6 कर देते हैं, देखना। मैंने बोला है कि व्हेन 2 dices आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ डबलेट और वी गेट द सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 6। ठीक है। व्हेन 2 dices आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो कितना सैंपल स्पेस है देखो, और बोला हुआ है। ठीक है, तो दिमाग लगा करके एक बार मेरे को वैल्यू बताओ। जल्दी बताओ हर्षिता। ये 10 केसेस हैं जो हमारे लिए फेवरेबल है, टोटल 36 थे। ठीक है। तुम्हें इंक्लूजन एक्सक्लूजन याद है ना, यहाँ पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगेगा कि नहीं ये बताओ, है ना। इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगेगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट निकाल लिए हो, लग सकता है ना। देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, वेन डायग्राम से अगर हम लोग बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट और सम इक्वल टू 6, तो हम लोग बोलेंगे या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट निकाल लो, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम निकाल लो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इंटरसेक्शन सम, तो सेम आंसर आएगा। देखते रहो, यहाँ पे एक ही बार मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि प्रूफ भी दिखा दूंगा चलो तुम्हें। डबलेट की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 6 लोग थे, 36 था। सिर्फ सम आने का कितना था, ये था, ये था, ये था, ये था और ये था। कितने लोग थे ऐसे, 5 लोग थे, 5/36। अब ये क्या चीज है कि डबलेट भी आ जाए और सम भी 6 रहे, ऐसा बस ये बंदा था, तो उसको माइनस करेंगे तब तो आंसर आएगा। समझ गए हो क्या। सर ये प्रोबेबिलिटी में ये चीज कैसे लग गया, मतलब ये जो हमारे वेन डायग्राम का थ्योरी था, ये कैसे लग गई। याद रखना ये वेन डायग्राम और ना पीएनसी से थोड़ा रिलेटेड है चैप्टर। तो मैंने ये पूछा था तुमसे कि सैंपल स्पेस तो पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और डबलेट्स किसी दुनिया में रह रहे हैं, सम इक्वल टू 6 किसी दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ए और बी पूछा है ना, ए और बी, और क्या होता है, यूनियन होता है, तो तुम्हें ये एरिया बताना था, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग नंबर नंबर के टर्म्स में बात करें, तो नंबर ऑफ डी, डी यूनियन एस जो है, आई होप समझ रहे हो डी क्या है और एस क्या है ना। तो ये क्या होता है नंबर के टर्म्स में, नंबर ऑफ डी प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन एस होता है ना। ये तो हमारा सेट थ्योरी हो गया, सेट थ्योरी के हिसाब से ये बात बोलते, ठीक है। मैं क्या पूरे इस इक्वेशन को नंबर ऑफ एंटायर सैंपल स्पेस को यू से डिनोट कर देता हूं मैं, ठीक है, या फिर कुछ भी बोल दो, चलो एन बोल दो, टोटल में टोटल एन है करके, सब मिला करके, तो कैपिटल एन से डिवाइड नहीं कर सकता हूं क्या। और अगर ऐसा कर देता तो क्या बन जाता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन डी यूनियन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपन टोटल नंबर ऑफ केसेस,
ठीक है, तो दिस इज ट्रू फॉर एनी ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है तो इस तरीके से निकलेगा। इज इट क्लियर सार्थक एंड निकिता? ठीक है, ये आएगा आगे भी, मैंने यहीं पे बता दिया क्योंकि ये कॉमन सेंस है थोड़ा सा। ठीक है, बट इट विल कम इन फ्यूचर ऑल्सो। ये लो, आई गया लग रहा है मेरे को। आते हैं फिर, ये सब करना है यार, अर्ण वर्ण चर्ण वर्ण कुछ करना। ठीक है, बहुत सरल है इसलिए नहीं कर रहे। इवेंट, इवेंट क्या होता है? देखो, एक ट्रायल के ना बहुत सारे इवेंट बनते हैं, ये टर्मिनोलॉजी को समझ लो अच्छे से। जैसे एक कोई भी रैंडम जो ट्रायल रहता है, अभी ट्रायल लिख दिया मतलब रैंडम ट्रायल ही है, क्योंकि इस चैप्टर में रैंडम ट्रायल को ही पढ़ेंगे, बायस्ड ट्रायल को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रायल इज थ्रोइंग अ डाइस। अब इसमें क्या क्या इवेंट बना सकता हूं, और जो इवेंट बनाऊंगा ना उन्हीं की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा मैं तुमसे। देखो, इवेंट इवन को डिफाइन किए, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग अ composite number, getting a number less than 15, getting square, getting, चलो यार गेटिंग अ नेगेटिव नंबर मान लो। ठीक है, तो जो इवेंट होता है ना, वो इवेंट हैज, या फिर ऐसे बोले, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आर यू गेटिंग इट? जो सैंपल स्पेस है इसका थ्रोइंग अ डाइस का, ट्रायल का, उसका सबसेट ही होगा इवेंट, और उसी जो सबसेट है ना उसी की प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं हम थ्रू आउट द चैप्टर। जैसे गेटिंग एन इवन नंबर का क्या होगा? 2 4 6 1 3 5। गेटिंग अ कंपोजिट नंबर बताओ मेरे को, इसमें क्या होगा? लेस देन 15। 4 होगा, 6 होगा, है ना? गेटिंग अ नेगेटिव नंबर, तो ये नहीं है अपने पास। ठीक है, याद है ना इसको, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते थे, ये गलत तरीका होता था। ठीक है, अब मैं बोलूं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू बताओ करके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई टू, तो समझ में आना चाहिए कि नोटेशन का क्या मतलब है। ठीक है, 3/6 आंसर होगा। ठीक है, ओके। इसमें जो E4 है ना, जो E4 इवेंट है, वैसे इवेंट को श्योर इवेंट बोलते हैं। व्हाट इज अ श्योर इवेंट? अ श्योर इवेंट इज दैट इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है, तुम और भी ऐसे श्योर इवेंट बता सकते हो, जैसे कि गेटिंग अ होल नंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ होल नंबर? तो पक्का 1 होगा वो। ठीक है, तो E4 एक प्रकार का श्योर इवेंट है। और E5 इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, आते हैं अब एग्जॉस्टिव सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स पे। शुरुआत में ऐसी मस्ती मस्ती है, अभी आएगा, चालू हो जाएगा चैप्टर। सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट का सेट वो सेट होता है
जिस सेट में अगर सारे एलिमेंट को मिला दिया जाए पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाता है। जैसे E1 प्लस E2 जो है ना, वो एक प्रकार का सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है ना। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? कंप्लीट कर देना, खत्म कर देना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को पूरा यूटिलाइज कर लेना। ठीक है। सिमिलरली E1 प्लस E2, चलो E1 प्लस E2 बहुत हो गया। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि E1 प्लस E4 एक एग्जॉस्टिव इवेंट का सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट है करके। E1 प्लस E4। हाँ। ठीक है ना। तो ये भी है, मतलब यूनिक नहीं होता ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट, किसी ट्रायल के लिए यूनिक नहीं होता, बहुत सारे ऐसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, इसको देखो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये इंपॉर्टेंट है। कभी सुना है न्यूज न्यूज वगैरह में? हाँ, E4 अकेले भी एग्जॉस्टिव है। सिर्फ और देवेंद्र, कभी न्यूज़पेपर में, न्यूज़ वगैरह में, आज तक वगैरह में सुनोगे ना कि आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करके। ठीक है। तो उसका मतलब वो लोग ये क्लेम करते रहते हैं कि हमारे चैनल पे बस आएगा, किसी और चैनल पे पक्का नहीं आएगा। ठीक है। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, हर चैनल में वही न्यूज़ दिखाते रहते हैं। ठीक है। तो उनका एक्सक्लूसिव बोलने का जो मतलब होता है बेकार हो जाता है। देयर द एक्सक्लूसिव हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, वहाँ पे गलत बोल देते हैं वो लोग। अदरवाइज जो एक्सक्लूसिव वर्ड है उसका मतलब ये है कि अगर इफ टू इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव, तो अगर ए होगा तो बी जो है ना पक्का नहीं होगा उसी समय पे, और अगर बी होगा तो ए पक्का नहीं होगा उस समय पे। तभी उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। अगर डेटा सेट के हिसाब से बोले तो ए और बी में कोई इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, ए और बी में कोई कॉमन ग्राउंड रह ही नहीं सकता। ठीक है, वेन डायग्राम के हिसाब से बोले तो इसमें मेरे को कोई ऐसा दो लोग का सेट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना। ठीक है, दो ही लोग का अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कौन सा ग्रुप है ऐसा जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? E1 और E2। ठीक है, तो डेफिनेटली E1 और E2 एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर E1 हो गया तो उसी समय पे दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी जीरो निकल जाएगी। अगर तुमने इवन नंबर पाया है तो इसी इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर जीरो था। ठीक है। सिमिलरली ये और ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कुल मिलाकर के इनमें कोई भी ना कॉमन एलिमेंट ना रहे दो लोगों में, तो वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। ठीक है। अच्छे से याद रख लो, एक्सक्लूसिव है एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक्सक्लूड करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। ठीक है। इंडिपेंडेंट, एक का, एक के होने ना होने का दूसरे पे कोई असर ना होना। ठीक है। उसमें क्या था? उसमें भी ऐसे ही हो रहा था क्या कि एक हो रहा था दूसरे पे असर नहीं हो रहा था? उसमें 100% असर था। एक हो रहा था तो दूसरा तो हो ही नहीं रहा था। ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 100% असर था, और यहाँ पे एक के होने पे दूसरे के ऊपर असर ना होना। जैसे कि मान लो अगर तुमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, और एक डाई को रोल किया। ठीक है ना। तो इसमें एक इवेंट बनाया तुमने, एक इवेंट यहां पे बनाया E1 गेटिंग हेड वाला, और इसमें इवेंट बनाया गेटिंग
वन नंबर वन। ठीक है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए। इंडिपेंडेंट हुए कि एक्सक्लूसिव हुए, सोच के बताओ। इंडिपेंडेंट हुए ना, क्योंकि अगर हेड आए मत आए, यहां पे वन आने की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये आए ना आए, इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। अगर ये एक्सक्लूसिव होते तो क्या बोलते, अगर हेड आ गया, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा। देवेंद्र ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले थे देखे थे कि अगर यहाँ पे हेड आएगा तभी इसको रोल करेंगे, ऐसी वाली भी बातें थी। तो ऐसे वर्ड्स अगर वो बना सकते हैं ना, जानबूझ करके एग्जामिनर मार पीट के अगर ऐसे वर्ड बनाएंगा, तो दो अलग अलग इवेंट भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वो बोल दिया कि अगर हेड आ जाता है तो दूसरे वाले में वन को भी टू लिख देंगे, फिर रोल डाई को रोल करेंगे। समझ रहे हो? ऐसा इतना लंबा चौड़ा बनाएगा तब अलग बात है, बाकी इन जनरल तो दो अलग अलग इवेंट डिपेंडेंट होंगे। रिकनेक्ट होना है।